नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को यह झटका। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है। नेताओं के लिए भी आम नागरिकों जैसे अधिकार होंगे। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की गई है तो यह खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दल जिन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और सुनवाई पर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इम्यूनिटी अगर राजनेताओं को दी जाती है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। आम नागरिकों की तरह ही अधिकार राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के पास होंगे। तो सभी दलों ने अब इस याचिका को वापस ले लिया है क्योंकि सुनवाई से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी पर अलग से कोई गाइडलाइन राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए नहीं हो सकती है। ये प्रस्ताव खतरनाक है और अगर सामान्य गाइडलाइन रहेगी, जैसे आम नागरिकों को जिस तरह से गिरफ्तारी की गाइडलाइन दी जाती है, उसी प्रकार राजनेताओं को भी इसी के अंदर लाया जाएगा। कोई खास गाइडलाइन अगर जारी की गई है तो यह खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से कोई गाइडलाइन नहीं हो सकती है। हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर? देखिए, साफ तौर से कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जिस तरह सीबीआई और ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने एक गाइडलाइन बनाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर है। राजनेता उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई जांच एजेंसी उन राजनेताओं के खिलाफ जांच कर रही है तो ये जांच एजेंसी का अपना अधिकार है और हम इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी, जो फिलहाल 14 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सीबीआई और ईडी के द्वारा जिस तरह अभी जांच की जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी जांच एजेंसियों के द्वारा बराबर तरीके से ही की जा रही है। ऐसे में आप बड़े परिप्रेक्ष्य पर इस पूरे मामले को देखें और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है क्योंकि अगर एक विशेष इम्यूनिटी राजनेताओं को दी जाएगी तो ये एक गलत प्रस्ताव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जाएगा और कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत नेता, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है तो देश की अदालतें उनके लिए बैठी हैं। कानून के मुताबिक उनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर इस दिशा में अगर कोई गाइडलाइन बनाने की मांग आप सुप्रीम कोर्ट से करते हैं तो वो फिलहाल आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस समेत तमाम जो 14 राजनीतिक दल पहुंचे थे उनको एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया है। निश्चित ही सुशील, फिलहाल तो राजनीतिक दलों ने याचिका को वापस ले लिया है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई होती है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। क्या माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल लगातार इस बात को उठा रहे हैं, क्या कोई और रास्ता उन दलों के सामने नजर आता है अभी? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो राजनेता हैं उसमें विपक्ष के ही नेता नहीं है बल्कि बीजेपी के कम से कम 15 से 20 ऐसे लीडर हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहना कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी है, ये फिलहाल गलत है क्योंकि अगर सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे को देखा जाए तो कार्रवाई सभी नेताओं पर की जा रही है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो बीजेपी से हो। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार माना कि इस पूरे मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि दिशा निर्देश बनाने का
जिम्मेदारी विधायिका का है। न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिलहाल तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन ये मामला विपक्ष का है तो निश्चित रूप से विपक्ष इस पूरे मामले में फिलहाल अपने तरफ से जो आवाज है वो उठा सकती है। लेकिन जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दिशा निर्देश जारी करे, वो फिलहाल मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस पूरे आदेश के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई करती है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो आम आदमी हो या राजनेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर उस कार्रवाई में वो नेता दोषी माना जाता है तो उसके खिलाफ जो सजा का प्रावधान आईपीसी के प्रोविजन में है उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बानमौर थाना इलाके की घटना है और तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से पूरा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक जो कि बाइक को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। हालांकि पुलिस अब लगातार तफ्तीश कर रही है और उस ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है जो कि इस ट्रक को चला रहा था। काफी तेज रफ्तार में ट्रक था, क्योंकि लोगों की तरफ से भी इस बारे में जिक्र किया गया है और इसी वजह से माना जा रहा है कि पूरा हादसा हुआ। हालांकि पुलिस के हाथों में अब इस पूरे मामले को होता देखा जाता है, क्योंकि अब तफ्तीश पुलिस के हाथों होनी है। बानमौर थाना इलाके की एक घटना है जहां पिता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि गंभीर रूप से इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिनमें से मां और बेटे की घटनास्थल पर ही जान चली गई। तो इलाके की ये जो घटना है इसकी वजह से लोगों की भीड़ भी यहां पर जमा हो चुकी है। बानमौर थाना इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ग्वालियर के रायरू से माता पिता और बेटे मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उसी दौरान ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब अपने घर के लिए लौट रहे थे, इसी दौरान बामौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर की, जहां जान पर लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आई है। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रेन के नीचे एक युवक गिर गया था। दूसरा युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। आरपीएफ के जवानों ने दोनों युवकों को बचाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन के नीचे फंसे युवक को निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गंभीर हालत में इस युवक को यहां देखकर आरपीएफ का जवान उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि हालत अभी भी गंभीर बनी हुई युवक की। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जा चुका है। ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ एक युवक जो कि ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गया और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक युवक फंसा रह गया। दोनों युवक जो कि घायल हुए हैं, दोनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आरपीएफ का जवान फौरन दौड़ा उनकी मदद के लिए। और अब ये जानकारी है कि गंभीर हालत में अस्पताल में ही भर्ती ये व्यक्ति। सहयोगी अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, बेहद ही खतरनाक इस तरह से हो सकता है, लेकिन लोग लगातार लापरवाही बरतते हैं। हालांकि युवक की हालत के बारे में अभी तक कोई अपडेट? जी देखिए, 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, क्योंकि आरपीएफ ने खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। और ड्यूटी के दौरान जो मगन सिंह और कुलदीप दोनों जो जवान थे वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हुए थे, जिस समय मालवा एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल की ओर जाने वाली थी। जैसे ही ट्रेन चलती है, 2 यात्री एक उतरने के लिए तैयार रहते हैं और एक चढ़ने के लिए, तो आमने सामने दोनों की जो है भिड़ंत हो जाती है, जिसके कारण चढ़ने वाले यात्री जो है ट्रेन के नीचे गिर जाता है और वहीं दूसरा यात्री जो है वो ट्रेन में रगड़ता हुआ कुछ दूर तक जाता है और जो प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है। पर पुलिस आरपीएफ के जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले वाले यात्री को भी सुरक्षित पकड़ लिया और दूसरा जो ट्रेन के नीचे गिर गया था, जो ट्रेन चली थी, तो उसको भी जो है तत्काल ट्रेन की पुलिंग करवाकर उसको ट्रेन को रोककर और उसको बाहर निकाला लोगों की मदद से। और उसके बाद जो है उसको अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में
अब जो है उन दोनों की जो यात्री थे उनकी स्थिति सामान्य है। फिलहाल ये है कि यदि आरपीएफ के जवान वहाँ नहीं होते और मुस्तैदी नहीं दिखाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है जो ट्रेन के नीचे आने के बाद भी उनकी जो है जान बच गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें, और ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे आपको सबक भी लेना चाहिए। लगातार ये गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि बेहद ही सावधानी से आपको इस तरह से ट्रेन से चढ़ना उतरना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसका पालन लोग नहीं करते। गुना के बीनागंज की बात करेंगे, जहां पर मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी और आग की वजह से हाहाकार मच गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब तक वहां पर टीम पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, जब तक पूरी तरह से सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान, जो फोन का सामान था, वो जलकर खाक हो गया। कर कुछ नहीं रहा, कोई बातें कर रहा है। सब बातें छोड़ रहे, महाजन ने भी लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। कारोबारी की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने यहां पर हंगामा किया, शव रखकर चक्का जाम करने की कोशिश। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन लगातार अड़े हुए हैं। बीती रात ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या हुई थी और 5 आरोपियों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या इस व्यापारी की। इसके बाद जूनी इंदौर थाना इलाके में जब ये घटना हुई, इसके बाद से परिजन लगातार आक्रोश व्यक्त करें। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से परिजनों और साथ ही स्थानीय लोग चक्का जाम कर रहे थे, लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कारोबारी की हत्या के बाद शव रखकर चक्का जाम भी किया गया और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। बीती रात ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या हुई थी। 5 आरोपियों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की थी। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कार्रवाई करने को लेकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी स्थानीय लोगों ने जाहिर किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुकानें बंद करवाने की भी कोशिश स्थानीय लोग करते हुए नजर आए। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी और कोशिश की गई कि लोगों को काबू में किया जा सके, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ते हुए, क्योंकि आक्रोश लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है इस घटना के खिलाफ। कारोबारी की हत्या के बाद का ये हंगामा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। शव रखकर चक्का जाम किया है और अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुखर होकर रखी जा रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या का यह मामला, जिसे लेकर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, यही प्रश्न परिजनों के मन में भी, स्थानीय लोगों के मन में भी। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है और कार्रवाई की मांग को लेकर सभी लोग आज सड़कों पर चक्का जाम भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आक्रोश जाहिर करते हुए स्थानीय लोग एकजुट हुए हैं। शव रखकर प्रदर्शन किया गया है। हालांकि पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाइश दी जा सके और हालातों पर काबू पाया जा सके, लेकिन जिस तरह की भीड़ आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, मुश्किल है कि लोग इस तरह से शांत हों। बीती रात की घटना है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। 5 आरोपी जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग करते हुए, तो परिजनों में भी बेहद आक्रोश है। सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले भीड़ ने प्रदर्शन किया था परदेशीपुरा इलाके में, क्योंकि कल रात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कारोबारी सचिन की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 जो आरोपी हैं चिन्हित किए गए, वो विशेष समुदाय से जुड़े हुए, उनका पूर्व से विवाद भी चल रहा था। लिहाजा आज शव यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आक्रोशित परिजन और इलाके के लोगों ने हंगामा किया। चक्का जाम करने का भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पहले ही एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और समझाइश के बाद अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस के दावे के बाद ही जो हंगामाई थे वो शांत हो गए। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां एनएचएम भर्ती पेपर लीक कांड को लेकर सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया है। इंदौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक कांड के सरगना ने एसआई के खाते में रुपए भेजे थे और सरगना तरुणेश अर्जरिया ने तोमर के खाते में 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। एसआई शैलेंद्र और तरुणेश के बीच 14 साल से दोस्ताना संबंध है। एसआई से पेपर लीक कांड और अन्य परीक्षाओं के बारे में भी पूछताछ लगातार चल रही है। एनएचएम पेपर लीक कांड में ग्वालियर पुलिस ने फिलहाल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ देखना होगा क्या कुछ खुलासा फिलहाल इस हिरासत की बात होता है। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां नर जीते ओवान के बाद अब मादा जीता आशा भी खूनों से बाहर देखी गई है। विजयपुर और वीरपुर इलाके के जंगलों के आसपास इनका मूवमेंट, अमला लगातार निगरानी बनाए हुए हैं दोनों ही चीतों पर। नदी नालों के आसपास ज्यादातर समय गुजार रही है आशा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मादा चीती का नाम आशा रखा था और वही मध्य प्रदेश को सौगात के रूप में इन चीतों को भेंट किए थे। लेकिन ओवान अभी तक वापस नहीं लौटा है और आशा भी नहीं मिल रही। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के नए आंकड़ों की दी जानकारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। कहा संक्रमण को लेकर अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था। शहडोल में सीएम शिवराज ने हिरवार जलाशय का किया लोकार्पण। कहा करीब 36 गांवों को मिलेगा फायदा। किसानों के लिए ऊंचे स्थानों पर भी पहुंचेगा पानी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। बोले उन पर आता है तरस, उम्र हो रही है हावी। अब एमपी सरकार भी खरीदेगी गोबर और गौमूत्र। गोवर्धन योजना बनाने के आदेश जारी। योजना के तहत गौ संरक्षण को मिलेगा संबल। राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हमला। बोले स्वार्थ की लड़ाई को बता रहे लोकतंत्र की लड़ाई, पहली बार नहीं गई किसी की सांसें। गृहमंत्री ने कमलनाथ पर शायराना अंदाज में कसा तंज। कहा दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पीसी शर्मा ने दिया शायराना जवाब। कहा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन। सीएम शिवराज सहित कई बीजेपी नेता होंगे शामिल। दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं संभव। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहेंगे बुंदेलखंड दौरे पर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मंडल सेक्टर के काम की भी होगी समीक्षा। हनुमान भक्ति पर कमलनाथ का जवाब। कहा हनुमान जयंती पर सिमरिया में बने हनुमान मंदिर में करेंगे विशेष पूजा। धार्मिक भावनाओं से नहीं करते राजनीति। इंदौर के बावड़ी हादसे के बाद हिंदू संगठन मुखर। कुओं पापड़ियों पर बने अतिक्रमण को हटाने की मांग। कमिश्नर कलेक्टर को लिखा पत्र। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।